हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। जो हमने कुछ छोड़ दिया था, कुछ रह गए थे पॉइंट, उसी के बारे में हम लोग दोबारा से देखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम, इसका शासनकाल था 712 से 714। आगे स्टार्ट करने से पहले पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। एक बार मैं आप लोगों का रिवीजन करा देता हूं। मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे यहां पर एक जगह पड़ती थी सिंध, यहां के हिंदू रूलर थे जिनका नाम था दाहिर, जो शासक थे दाहिर, इसकी हत्या कर यहां पर अपना अधिकार जमा लिया था। और हमारे यहां पर जजिया जैसा टैक्स लगाया था और इसने सोने के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जब इसने यहां पर अपना अधिकार जमा लिया था तो इसने यहां पर ही खजूर की खेती और ऊंट पालन स्टार्ट कर दिया था। भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन स्टार्ट कर दिया था। कहां पर? सिंध पर। हमारे यहाँ जितने भी मुस्लिम इन्वेडर्स आए या जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए, वो सारे के सारे ही सफल रहे। उनके सफल होने के दो कारण हैं। पहला, हिंदू, जितने भी हमारे हिंदू शासक थे या हमारे भारतीयों में एकता की कमी पाई गई, या तो ऐसे कह लीजिए कि हमारे शासकों में कमी पाई गई या हमारे भारतीयों में एकता की कमी पाई गई। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या था? हाथी, एलिफेंट। हमारे यहां जितने भी शासक थे या जितने भी राजा थे, जिस राजा के पास जितने हाथी, उसी राजा को ताकतवर माना जाता था। पर यह हमारी सोच बहुत गलत थी। आज यही हमारे लिए दुख का कारण बनेंगे, हाथी। ठीक है, क्योंकि जब अरबियंस आए, आक्रमणकारी आए, तब वो अपने साथ अरबियन घोड़े लेकर आए। और वो अरबियन घोड़े तेजी और चुस्ती से काम किया करते थे, इसीलिए वह सफल रहे। ठीक है, और ये अरबियन हमारे लिए कुछ वर्ड भी लेके आए, जैसे मानसून, ये वर्ड है, ये अरबियन वर्ड है, मानसून। और वर्ल्ड की जो चित्रावली थी वो भी किसने लिखी? अरबियंस ने। ठीक है, हमारे यहां पर इन्होंने दो पुस्तक जिनका इन्होंने अरबियन भाषा में ट्रांसलेट किया। पहली पुस्तक का नाम था चरक संहिता। अब बात आई है चरक संहिता की, तो पहले समझाता हूं आप लोगों को। चरक, कुषाण वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था कनिष्क। उनके यहां पर राजवैद हुआ करते थे चरक। इन्होंने ही लिखी थी चरक संहिता और इसका अरबी में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, दूसरी थी पंचतंत्र। मैंने आपको अपनी सबसे पहली वाली वीडियो में जब हिस्ट्री पढ़ा रहा था, मैं आपको बता रहा था कि व्हाट इज द हिस्ट्री। उसमें मैंने बताए थे आपको पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। तो उसमें जो साहित्यिक स्रोत थे उसमें पंचतंत्र के बारे में जिक्र करा था मैंने। इसको लिखा था विष्णु शर्मा ने। इसको लिखा था विष्णु शर्मा ने और इसे लिखा था गुप्त काल में। ठीक है, इस पंचतंत्र थी विष्णु शर्मा ने लिखी थी। कब? गुप्त काल में लिखी थी। वर्ल्ड में जो सबसे वर्ल्ड फेमस जो बुक है वो है बाइबिल, बट उसके बाद जो आती है वो आती है पंचतंत्र। ठीक है, ये जितने भी सारे के सारे पॉइंट हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोहम्मद बिन कासिम से जुड़े हुए हैं, जो कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, इसने यहां पर 2 साल
शासन किया, कहां? सिंध पर। अब 2 साल तो इसने शासन कर लिया। अब 2 साल के बाद इसके जाने की तैयारी हुई 714 में। अब 714 की मैं कहानी बताता हूं, जब आप ये 2 साल में जाएगा यहां से। आपको ध्यान होगा कि दाहिर की 2 बेटियां थी, दाहिर की 2 बेटियां थी, जिनका नाम था सूर्य देवी और निर्मला देवी। इसने दोनों पुत्रियों को, दाहिर की दोनों पुत्रियों को अगवा कर किसके पास भेज दिया था? अल हजाज के पास। किसके पास भेज दिया था? अल हजाज के 2 बेटे थे, उनके पास भेज दिया था। ठीक है। अब यही दोनों बेटियां किसको भड़काएंगी? अल हजाज को। इन दोनों बेटियों ने अल हजाज से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने आपके बेटों के आने से पहले ही हमारी आबरू लूट ली थी। इस बात को लेकर अल हजाज को गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद उसने एक तुरंत फरमान जारी किया, जिसमें कहा गया कि मोहम्मद बिन कासिम वापस लौटे। कहां से? सिंध से। मोहम्मद बिन कासिम वापस लौटे सिंध से। अब हमारे यहाँ पर कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जब वह सिंध से वापस आए तो अल हजाज ने उन्हें मृत्यु दंड दिया। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जब अल हजाज से उनकी वफादारी का सबूत मांगा गया तो उन्होंने अपनी नाड़ कटवाकर किसे पेश की? अल हजाज को भिजवा दी। अल हजाज के सामने पेश की या अल हजाज को भिजवा दी। ठीक है। अरबियों के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हिस्ट्री के पॉइंट से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो सफल हुआ और जिसने पहला आक्रमण किया। ठीक है। चलिए दोस्तों, इससे आगे चलते हैं। पहले इसके हम कुछ पॉइंट देखेंगे, फिर इससे हम लोग आगे चलेंगे। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट तो यही है, टैक्स, जजिया। दूसरा, सोने के सिक्के। ठीक है। तीसरा, ये खजूर की खेती। चौथा, ऊंट पालन। और पांचवा और लास्ट पॉइंट, जब ये वापस गया तो वापस गया 714 दिन। आया था ये 712 में, आया था 712 में। ठीक है। 712 और 714 में ही इसके बाद ये 2 साल का ऐसा पीरियड है जिसके बारे में हमें इसके बारे में पता लगता है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। बाकी इसके बारे में कोई पता नहीं लगता क्या था क्या हुआ, वो तो इतिहासकार है जो हमें बताते हैं। ठीक है। अब हम इससे आगे चलेंगे। इसके बाद हमारे भारत में हुए टर्की आक्रमण या तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण। ठीक है। इसमें पहला जो करने वाला था वो था महमूद गजनवी, और दूसरा जो था वो था मोहम्मद गौरी।
पहले हम बात करेंगे महमूद गजनबी की। इसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो इसे भारत में आना पड़ा या इंडिया में आना पड़ा। महमूद गजनबी, इससे पहले की कहानी बताता हूं आप लोगों को मैं। तुर्की में एक जगह पड़ती थी तुर्की में एक जगह पड़ती थी गजनी। वहां पर एक वंश चलता था, गजनबी वंश। या यामिनी वंश। इसका संस्थापक जो था उसका नाम था अल्पतगीन। इसका संस्थापक था जिसका नाम था अल्पतगीन। ठीक है। अल्पतगीन का बेटा या उत्तराधिकारी ना होने के कारण इसका एक गुलाम था जो इसकी मृत्यु के बाद इसकी गद्दी पर बैठा। उसका नाम था सबूकतगीन। सुबुकतगीन। ठीक है दोस्तों, सुबुकतगीन। इसका बेटा हुआ महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी। अब देख लेते हैं हमारे इंडिया के अंदर। ड्राइंग दोस्तों ऐसी है मेरी, बाकी समझ में आनी चाहिए। भारत के अंदर एक जगह पड़ती थी सिंध। अभी लड़ाई सिंधु ही लेके चल रही है। सिंध के पास में एक जगह थी पेशावर। उस टाइमिंग में यहीं से हमारी सीमा स्टार्ट होती थी। ठीक है, यहां पर जो शासन कर रहा था, रूलर था, उसका नाम था जयपाल। और ये ब्राह्मण वंश से था। ठीक है, सुबुकतगीन बार बार आक्रमण कर रहा था पेशावर पर और बार बार विफल कर रहा था इसे जयपाल। ये बार बार ये इस पर आक्रमण कर रहा था, ये बार बार इसे विफल कर रहा था। एक बार 1998 में, यही लिख देता हूं, 1998 में जयपाल ने 1998 में सुबुकतगीन ने जयपाल के खिलाफ पेशावर में जाकर फिर से आक्रमण किया। जयपाल ने पेशावर के बाहर ही इसको हराया और इसकी हत्या कर दी। ठीक है, इसकी हत्या होने के बाद 1998 में ही, जब सुबुकतगीन की हत्या हो गई, तो 1998 में ही इसका बेटा, किसका, सुबुकतगीन का, महमूद गजनबी, इसकी मृत्यु के बाद महमूद गजनबी गद्दी पर बैठा। किसकी, गजनी की गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसने जब ये बैठा, बैठने के बाद इसने कसम खाई कि मैं जितनी बार भारत आऊंगा इतनी बार ही मैं आक्रमण करूंगा भारत पर। इसका पहला अटैक 1000 पेशावर पर, पेशावर में जो शासन कर रहा था वो था जयपाल। जयपाल के खिलाफ करा और यह भी विफल रहा इसका पहला आक्रमण। ठीक है दोस्तों, बाकी की जो इसकी कहानी है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।